वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफ्रिक वन चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ को फोकस करेंगे और इसमें हम कंप्लीट ये इफ्रिक जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की इंटरप्रिटेशन इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो IS-37 के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें IS-16 और IFRS-16 यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और लीजेस के इम्पैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि ये इफ्रिक वन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो under IS-16, the cost of an item of property plant equipment includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. इसको हम जो है वो decommissioning, restoration and similar liabilities कहते हैं और short बाज़ औक़ात हम इसे DR and SL बोल लेते हैं। The obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purpose other than to produce inventories during the period। क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए ऐसी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो फिर वो आपकी ओवर द पीरियड एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो रही होती है। लेकिन जहां पर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर की वजह से उस कॉस्ट को लगा रहे होते हैं तो वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ IS-16 में शामिल की जाती है। अब इसमें जो IS-37 है वो हमें ये गाइड करता है कि हमने डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ को कैसे मैयर करना है। तो उसकी मैयरमेंट के ऊपर जो गाइडेंस है वो IS-37 में है। तो फिर इफ्रिक वन में क्या है? तो इफ्रिक वन में गाइडेंस है कि अगर इस मैयरमेंट में चेंजेस हो जाएं तो उसको कहाँ पर कवर करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल होगा, मेजरमेंट होगी IS-37 के मुताबिक और मेजरमेंट में चेंजेस जो होंगी वो इफ्रिक वन के मुताबिक होगी। तो ये इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका स्कोप अंडरस्टैंड करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो उन चेंजेस पर अप्लाई होती है जब मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज चेंज हो जाए जो कि दोनों जगह पर इफेक्ट आ रहा होता है, जिसका फॉर एग्जाम्पल recognized as part of the cost of an item of property plant and equipment यानी IS-16 के मुताबिक, या बाजुकात अगर आपका एसेट लीज्ड एसेट हो तो उसमें राइट ऑफ यूज एसेट अंडर IFRS-16 जो है उसकी कॉस्ट में इसको डेबिट कर रहे होते हैं और IS-37 के मुताबिक उसको लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो डेबिट हो रहा होता है एसेट और क्रेडिट हो रही होती है प्रोविजन की लाइबिलिटी। अब इसकी जो अगर एक सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं तो दैट इज अ डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटी मे एग्जिस्ट फॉर डीकमिशनिंग अ प्लांट, रिहेबिलिटेटिंग इन्वायरमेंटल डैमेज इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और रिमूविंग इक्विपमेंट। तो बाज़ ऐसा होता है कि जैसे ऑयल या गैस की एक्सट्रैक्शन के लिए प्लांट लगाए जाते हैं तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने उनको डिसमेंटल करना है, या फिर ये रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर प्लांट है तो उस जगह को दोबारा आपने डीकमिशन करना है, या एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आपने जहाँ पे प्लांट को यूज़ किया वहाँ पे इन्वायरमेंट इफेक्ट हुई है तो आपने उसको रिस्टोर करना है, दोबारा से वैसे करना है जैसे उसकी पहले सिचुएशन थी। तो ये लाइबिलिटीज़ जो हैं वो फिर एसेट की कॉस्ट में भी ऐड हो रही होती हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटी में क्रेडिट हो रही होती हैं। अब जो हमारा इशू है जो इस इंटरप्रिटेशन में इफ्रिक वन में कवर होगा वो क्या है? So this interpretation addresses how the effect of the following events that change the measurement of existing DR and SL should be accounted for। तो तीन किस्म के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम इसके अंदर कंसीडर कर रहे होंगे। नंबर वन, चेंज इन द एस्टिमेटेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कैश फ्लोज अगर चेंज हो जाए तो अगर आपका पहले एस्टिमेट ये था कि एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पर 10 मिलियन की लाइबिलिटी लगेगी और अब आपका एस्टिमेट ये है कि नहीं 10 नहीं 12 मिलियन लगेगी, तो ये इंक्रीज हो गया। या पहले 10 सोच रहे थे और अब एक्सपेक्टेशन है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो सिर्फ 8 मिलियन लगेंगे, तो ये आपके एस्टिमेटेड आउटफ्लो अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं तो वो भी हमें इफ्रिक वन में डील करने हैं। दूसरे नंबर पे चेंज बाजुकात आ जाता है डिस्काउंट रेट पे, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं प्रेजेंट वैल्यू पर, और प्रेजेंट वैल्यू पर इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं कि काफ़ी टाइम के बाद जाकर इन लाइबिलिटीज़ ने सेटल होना होता है। तो वो डिस्काउंट रेट जो मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट होता है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और रिस्क स्पेसिफिक टू द लाइबिलिटी को, वो ओवर द पीरियड चेंज हो सकता है, उसका एस्टिमेट चेंज हो सकता है। तो पहले अगर आपने लेट से 11% पर कैलकुलेशन की थी तो नाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको 12% पे करनी पड़े, 7% पे करनी पड़े। तो डिस्काउंट रेट चेंज होगा तो उससे भी प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाती है और उसके इफेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज
कि वो इंक्रीज जो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आता है, जिसे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कहते हैं, तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो इम्पैक्ट आता है उसे फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये ऑलरेडी IAS 37 में बड़ी क्लियर गाइडेंस इसकी मौजूद है, लेकिन IFRIC 1 क्योंकि ओवरऑल तमाम चेंजेस को डिस्कस कर रहा है तो वो इस सब को डिस्कस करता है। तो हम जो एग्जांपल्स डील कर रहे होंगे उसके अंदर इन तीनों को कवर कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा वो फर्स्ट 2 सिनेरियो पर है। थर्ड वाला ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल्स के अंदर कवर हो रहा होगा, एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अब हमारा जो इसमें IFRIC 1 है वो बेसिकली 3 किस्म के कॉन्सेंसस को डील करती है, यानी जो इस इंटरप्रिटेशन में एग्रीमेंट है वो 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 के कॉस्ट मॉडल को कैसे डील करना है, नंबर 2 रिवैल्यूएशन मॉडल को कैसे डील करना है, और नंबर 3 कॉमन इश्यूज़ को कैसे डील करना है। तो हम 1 बाय 1 इन तमाम इश्यूज़ को देखेंगे और साथ के साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट मॉडल अगर एक एंटिटी यूज़ करती है, यानी जो IAS 16 के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मेजर कर रही है, वो कॉस्ट मॉडल पे कर रही है, या इवन IFRS 16 में जो उनका राइट ऑफ यूज़ का लीज्ड एसेट है उसको अगर वो कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। सो सबसे पहले तो आप कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी आप IFRIC 1 अप्लाई करने लगें, प्रोविजन में कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आए, तो आपने पहले तो कैरिंग अमाउंट एसेट की कैलकुलेट कर लेनी है, यानी डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट वगैरह सब के बाद। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लाइबिलिटी है DR&SL लाइबिलिटी वो इंक्रीज़ हो जाए। अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रोविजन इंक्रीज़ होगी, तो लाइबिलिटी है क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिट आप करेंगे एसेट और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर DR&SL। फर्दर ये होगा कि जब आप इस वजह से एसेट को डेबिट करते हैं तो एसेट की कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एसेट की कैरिंग अमाउंट इंक्रीज होने से एसेट की इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन जो है वो आ जाए। सो इसको IFRIC 1 कहता है कि आपको इंडिकेशन फॉर इम्पेयरमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। अगर हो तो फिर आप एसेट को रिव्यू करें अंडर IAS 36, और अगर फिर उसकी इम्पेयरमेंट हो तो उसकी रेलिवेंट अकाउंटिंग भी अंडर IAS 36 होगी। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली कि लाइबिलिटी या इंक्रीज हो सकती है या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। अब अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसके अंदर दो जो है वो डिफरेंट ऑप्शन हैं। नंबर 1 तो ये कि जो बहुत कम सिचुएशन में अराइज होता है वो ये है कि डिक्रीज जो है वो एसेट की कैरिंग अमाउंट से भी एक्सीड कर जाए। यानी अगर आपका एसेट 10 लाख का है तो जो प्रोविजन के अंदर डिक्रीज आ रहा हो वो 10 लाख से भी ज़्यादा का आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोविजन तो जाहिर बात है कि कम हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। आपने जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सेस, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट करनी है, और जितना एसेट है, एसेट को तो मैक्सिमम जीरो ही कर सकते हैं, तो अप टू कैरिंग अमाउंट आप एसेट को क्रेडिट करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो प्रॉफिट और लॉस में आप क्रेडिट कर देंगे। और अगर डिक्रीज एक्सीड नहीं करता तो फिर सिचुएशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आप कहेंगे कि जी प्रोविजन को आपने डेबिट करना है और एसेट को आपने क्रेडिट करना है। तो ये बेसिकली अब हमारी टोटल 3 सिचुएशंस बन जाती हैं। जो एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है, और बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन में थर्ड सिचुएशन ये वाली अराइज होती है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसके फर्स्ट ईयर के अंदर हम इंक्रीज को डिस्कस करेंगे, सेकंड ईयर के अंदर इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जिसमें डिक्रीज होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और थर्ड ईयर के अंदर हम ऐसे डिक्रीज को डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से भी डिक्रीज एक्सीड कर जाएगा। तो लेट्स गो टू द एग्जांपल, और ये जो हमारा रूल है कॉस्ट मॉडल का इसको अप्लाई करते हैं। सो एग्जाम्पल 1 है और ईयर 2021 का डाटा हमारे पास है। ऑन 1 जनवरी 2021 अ प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹100,000 with useful life of 5 years and nil residual value. There is legal requirement to dismantle the plant at the end of useful life. Legal requirement है तो present legal obligation arise हो गई, और legal obligation arise हो गई तो इसका मतलब provision recognize करेंगे। It was estimated that dismantling would require cash outflows of ₹16,105 at the end of useful life. Relevant pre-tax discount rate was estimated at 10%. तो ये साल के शुरू का डाटा है। फिर क्या हुआ, ऑन 31 दिसंबर 2021 ईयर एंड पर एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कैश आउटफ्लोज एंड रेलिवेंट प्री टैक्स डिस्काउंट रेट वाज रिवाइज्ड टू 19735 एंड 11%। तो पहले तो हम इनिशियल डाटा की बेस पर कैलकुलेशन करेंगे और फिर ईयर एंड पर आकर चेंजेस की बात करेंगे। सो एक हम टिपिकल सी जो है ना मूवमेंट का शेड्यूल बना लेते हैं जिसमें हमने एसेट, प्रोविजन और प्रॉफिट और लॉस में क्या फिगर्स जाएंगी, और साथ के साथ जहां वर्किंग की ज़रूरत होगी वो वर्किंग्स भी हम रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले
1 जनवरी 2021। इस टाइम पर हमारा जो एसेट है उसकी कॉस्ट 100,000 है, लेकिन उसमें 16,105 ये वैल्यू जो दी हुई है इसकी 10% के हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10,000। 10,000 की ये प्रेजेंट वैल्यू जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो एसेट शो होगा वो 10,000 का होगा और प्रोविजन 10,000 की रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं और एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है, अब एसेट 10,000 का शो हो रहा है, 5 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ हमें गिवन है, और इस हिसाब से डेप्रिसिएशन 22,000 की बन जाती है जो प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो 10,000 की अमाउंट पर अगर हम जो 10% का हमारा इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट हमारा बनता है 1,000, और ये भी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास ईयर एंड पर एसेट और प्रोविजन की जो वैल्यू शो होगी वो है 88,000 एंड 11,000। नाउ एट दिस पॉइंट क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हमारा जो अमाउंट का एस्टिमेट है वो भी चेंज हो गया है, और जो हमारा रेट का एस्टिमेट है वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और जो रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। रेट बढ़ने से वैसे प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो दिस सीम्स टू बी इंक्रीज इन प्रोविजन। सो इंक्रीज इन प्रोविजन का इफेक्ट अब लेंगे हम। सो अब ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है हमारा 11% के हिसाब से, और 5 में से 1 साल गुजर चुका है तो 4 ईयर्स रह गए। तो अब हमारी प्रोविजन की वैल्यू बनती है 13,000। ऑलरेडी जो हमारी प्रोविजन शो हो रही है वो हो रही है 11,000 की। तो 13 माइनस 11,000, 2,000 से प्रोविजन के अंदर इंक्रीज आ रहा है। ये इंक्रीज इन प्रोविजन जो है ये प्रोविजन में भी ऐड हो जाएगा और एसेट के अंदर भी ऐड हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस हमारा जो एसेट है वो रिफ्लेक्ट होगा ईयर एंड पर 90,000 एंड प्रोविजन शो होगी 13,000 पे। तो ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग है, और अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 11% के हिसाब से इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 1 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं ईयर 2022 में, और अब हमारे पास फर्दर डाटा ये है कि नेक्स्ट ईयर एंड पर हमारा जो एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कैश फ्लोज एंड रेलिवेंट प्री टैक्स डिस्काउंट रेट है वो रिवाइज हो गया है 13,971 एंड 14% पे, जबकि प्रीवियसली ये रेट 11% था। तो हम अपनी उसी वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट फिगर्स जो हमारे पास हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और प्रोविजन की वो हम लिख लेते हैं। नाउ डेप्रिसिएशन वंस अगेन, अब हमारे पास जो एसेट की अमाउंट है दैट इज़ 90,000, 4 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है, उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन 22,500 की, ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अब 13,000 पर 11% रेट, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो 11% पर है, तो 11% के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1430, और ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस भी बना देंगे। अब हमारे पास ईयर एंड की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ईयर एंड पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 67,500 फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड प्रोविजन के लिए है 14,430। नाउ एट दिस पॉइंट ईयर एंड पर हमारे एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं एंड वी हैव दिस रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो अब रिवाइज्ड एस्टिमेट में हमें नज़र आ रहा है कि अमाउंट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है और रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, विच शोज़ के प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेटली कम हो रही होगी। तो डिक्रीज इन प्रोविजन हम लेंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट 13,971, 14% रिवाइज रेट, और अब सिर्फ 3 साल रह गए हैं, 4 साल में से 1 साल और गुजर गया, 3 साल रह गए। तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है कि प्रेजेंट वैल्यू है 9430, जबकि जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 14430 आ रही है, विच शोज़ के 5,000 का डिक्रीज जो है वो प्रोविजन के अंदर आएगा। जब 5,000 का डिक्रीज प्रोविजन के अंदर आएगा तो प्रोविजन भी कम हो जाएगी और एसेट को भी क्रेडिट कर देंगे, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट भी कम हो जाएगा। तो एसेट भी कम और प्रोविजन भी कम। एंड एट दिस पॉइंट हमारा जो अब एसेट है और प्रोविजन की लाइबिलिटी है ये आफ्टर दिस एस्टिमेट चेंज शो होगी 62,500 एंड 9,430 रिस्पेक्टिवली। अब हमारी जो इस वक्त प्रोविजन कैलकुलेट हुई हुई है वो 14% की बेस पर हुई हुई है, और अब हम नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। सो सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही है नेक्स्ट ईयर 2023 पर। सो इन लेट दिसंबर 2023, यानी बिल्कुल ईयर एंड के पास, द प्लांट सफर्ड अ डैमेज एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट वाज डिटरमिन्ड टू बी ₹5,000 ओनली। ऑन 31 दिसंबर 2003 तो आपने इसकी रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन की फॉलोइंग द इम्पेयरमेंट रिव्यू, एक इम्पेयरमेंट रिव्यू करने के बाद।
फर्दर ये बताया हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पे एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग वंस अगेन चेंज हो गया और अब जो कैश आउटफ्लोज एंड रेलिवेंट प्री टैक्स डिस्काउंट रेट हैं वो 5382 एंड 16% हैं रिस्पेक्टिवली। प्रीवियस रेट 14% था। सो सेम वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट जो हमारे पास फिगर्स थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की और प्रोविजन की उनको लिखकर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वंस अगेन डेप्रिसिएशन, तो एसेट जो है वो 62,500 का है, रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स के हिसाब से। 20833 की डेप्रिसिएशन जो कि प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस भी बना देंगे। इंटरेस्ट जो है वो लाइबिलिटी की इस वैल्यू के ऊपर पुराना जो रेट है हमारा, क्योंकि जो एस्टिमेट चेंज हो रहा है वो ईयर एंड पर हो रहा है, तो प्रीवियस रेट 14% है, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1320 का इंटरेस्ट आ जाएगा जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। नाउ एट दिस पॉइंट हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 41,667 फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और प्रोविजन के लिए है 10,750। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब हम ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स की तरफ आएंगे और हमें बताया गया है कि जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सिर्फ 5,000 है, तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर हम एसेट की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सो एसेट इस वक्त शो हो रहा है हमारे पास 41,667 का और उसकी रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 5,000 है, तो इट शोज़ कि हमारे पास जो इम्पेयरमेंट है वो 36,667 की है, जो कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम एक्सपेंस बना देंगे। नाउ एट दिस पॉइंट हमारा इम्पेयरमेंट के बाद जो एसेट है वो शो हो रहा है 5,000 की रिकवरेबल अमाउंट पर और प्रोविजन अपनी उसी वैल्यू पर शो हो रही है इंटरेस्ट के बाद 10,750 पर। नाउ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस न्यू एस्टिमेट जिसमें हमारे जो कैश आउटफ्लोज हैं वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो गए और हमारा रेट भी इंक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। सो रिवाइज्ड कैश फ्लो एस्टिमेट 5382 16% रिवाइज्ड एस्टिमेट और 2 ईयर सिर्फ बाकी रह गए। इस बेस पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन आती है दैट इज जस्ट 4,000, जबकि ऑलरेडी जो प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है वो 10,750 रिकॉर्ड हुई है, विच शोज के डिक्रीज आएगा 6,750 का। अब डिक्रीज जब 6,750 का हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये इम्पैक्ट अब सारे का सारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तो मैक्सिमम वैल्यू 5,000 है। 5,000 से ज़्यादा का लॉस तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को चार्ज नहीं हो सकता, तो हम 5,000 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को चार्ज करेंगे और जो एक्सेस होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे एज एक्सपेंस। अब यहाँ पर जब ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो सिंपली हमने ईयर एंड की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो तो अब ज़ीरो का शो होगा क्योंकि वो टोटली राइट ऑफ हो चुका है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोविजन, और जो प्रोविजन है वो नेट वैल्यू अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज्ड है 4,000 की उस पर शो होगा, और प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो बाकी फिगर्स हैं इनको हम एक्सपेंस बना देंगे। तो कॉस्ट मॉडल की ये रिफ्लेक्शन है। इस एग्जांपल के अंदर जो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉस्ट मॉडल की वो कवर हो रही हैं, यानी इंक्रीज इन प्रोविजन हो, डिक्रीज इन प्रोविजन नॉर्मल एंड डिक्रीज इन प्रोविजन इन सच अ वे कि जो कैरिंग अमाउंट से ही एक्सीड कर जाए, तो वो सब इसके अंदर कवर हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो ये सब हमने कैसे डील करना है। इट्स अ बिट टेक्निकल बट इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो फिर ये कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोविजन के साथ वैसे ही ट्रीटमेंट को हमने डील करना है जैसे हम IAS 16 में रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट को डील करते हैं। सो सबसे पहले आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक। अब रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक जो है ज़रूरी नहीं कि आप रिवैल्यू कर रहे हो। समटाइम्स अगर वैल्यू मटीरियली डिफ़र करती है तो फिर आप रिवैल्यू करेंगे, और अगर वैल्यू मटीरियली डिफ़र नहीं करती तो रिवैल्यू नहीं करेंगे। तो जो भी रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक आपने फॉरेन रिवैल्यू उस टाइम पर किया है या नहीं किया, उसके मुताबिक आप वैल्यू ले लेंगे। तो रिवैल्यूएशन करनी है एसेट की अगर ज़रूरी हो, अगर ज़रूरी ना हो तो फिर रिवैल्यूएशन करना लाजमी नहीं है। वंस अगेन जब आप ये काम कर लेंगे तो प्रोविजन की वैल्यू में चेंज दो तरीके का आ सकता है। एक ये कि इंक्रीज हो जाए हमारी प्रोविजन। अगर हमारा प्रोविजन का एस्टिमेट इंक्रीज हो जाता है तो प्रोविजन तो क्रेडिट होनी है, डेबिट क्या होना है? डेबिट होगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम उस हद तक जिस हद तक रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट करेंगे हम, और प्रोविजन ऑब्वियसली क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोविजन क्रेडिट होगी। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जब आपने लेना है तो उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि इट शुड बी नेट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अगर एक एंटिटी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करती है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस हमारा होगा वो इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को नेट कर जो आ रहा होगा उस बैलेंस को आपने ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि
प्रोविजन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होगी और चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि वो डिक्रीज़ हो रही होगी, और प्रोविजन जब डिक्रीज़ होगी तो एक लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है। क्रेडिट क्या करेंगे? तो क्रेडिट करेंगे अगर तो आपने कोई लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या प्रोविजन की वजह से अर्लियर, तो आप अप टू रिवर्सल ऑफ लॉस, जितना आपने लॉस रिवर्स करना है उतना प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्रेडिट करेंगे, और अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है तो वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर क्रेडिट होगी। वंस अगेन जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिवर्सल ऑफ लॉस लेना है तो वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज लेना है। ये दोनों रूल्स जो हैं ये IAS 16 के मुताबिक ही हैं। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट का इशू भी IAS 16 के मुताबिक है, बस वहाँ पर हम एसेट को डेबिट और क्रेडिट कर रहे होते थे, यहाँ पर हम प्रोविजन को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, और दूसरा इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहा है। फर्दर जो कुछ पॉइंट्स IFRIC 1 डिस्कस करती है रिवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड वो ये हैं कि लाइबिलिटी में जो चेंज होता है वो ये इंडिकेशन होती है कि एसेट को रिवैल्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिकेशन होती है अगर आप समझते हैं कि एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो मटेरियल डिफर नहीं कर रही कैरिंग अमाउंट से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन करें। अगर रिवैल्यूएशन ज़रूरी हो तो फिर ऑल एसेट्स ऑफ दैट क्लास शैल बी रिवैल्यूड, क्योंकि क्लास वाइज एप्लीकेशन होती है IAS 16 के मुताबिक, तो उस क्लास के तमाम एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और फिर IAS 1 के मुताबिक डिस्क्लोजर देंगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर गेन ऑन रिवैल्यूएशन का। फर्दर जो रिक्वायरमेंट IFRIC 1 की है वो ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में चेंज जो चेंज इन लाइबिलिटी की वजह से हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में अब दो वजह से चेंज आ रहा होगा, एक चेंज आ रहा होगा एसेट की रिवैल्यूएशन की वजह से और दूसरा चेंज आ रहा होगा प्रोविजन के चेंज की वजह से, क्योंकि प्रोविजन के इंपैक्ट भी तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जो हैं ये सेपरेटली आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करने चाहिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये एक मेन पॉइंट है जिसको आप जहन में रखेंगे। अब हम इसके ऊपर जो है एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ये दोनों सिनेरियोज जो हैं वो डील कर रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स। चेंजेस इन प्रोविजन को रिवैल्यूएशन मॉडल पर अप्लाई करने के लिए अब हम एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में ईयर 2021 के अंदर क्या इवेंट्स हुए उनको हम देखते हैं। So on 1st January 2021, a plant was installed at a total cost of rupees 100,000 with useful life of 5 years and nil residual value. There is legal requirement to dismantle the plant at the end of useful life. तो इसका मतलब है कि प्रोविजन तो recognize होगी क्योंकि legal obligation है presently. It was estimated that dismantling would require cash outflows of rupees 16,105 at the end of useful life 5 years के बाद, तो हमें present value calculate करनी होगी। Relevant pre-tax discount rate was estimated as 10% और present value calculate करने के लिए rate given है। On 31st December 2021, अब ईयर एंड पर जाके सिचुएशन क्या है, प्लांट वाज रीवैल्यूड टू रुपीज 87,500 एंड द एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कैश आउटफ्लोज एंड रेलिवेंट प्री टैक्स डिस्काउंट रेट वाज रिवाइज्ड टू रुपीज 19,735 एंड 11% रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हमें ईयर के स्टार्ट वाले पॉइंट्स को कवर करना है और फिर हम एंड वाले पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो जो हम यहाँ पर अब कैलकुलेशन बना रहे हैं उसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉलम, प्रोविजन का कॉलम, रिवैल्यूएशन की वजह से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा और प्रॉफिट और लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, और प्रॉफिट और लॉस के अदर आइटम जैसे डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट वो क्या क्या रिकग्नाइज होंगे, और फिर हम वर्किंग साथ के साथ रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। ये सारे कॉलम्स बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछी जाएं तो इस तरह की वर्किंग अगर आप बनाएंगे तो आप जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना सकते हैं, और अगर कोई जर्नली आपसे किसी फिगर की कैलकुलेशन पूछी जाती है तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2021 से। तो हमारा जो एसेट है वो 100,000 का हमारी कॉस्ट लगी है, लेकिन साथ ही प्रोविजन रिकग्नाइज होगी 16,105 के 5 ईयर्स की 10% की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू पर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 10,000, तो हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे 110,000 पे और प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगी 10,000 पे। इसके बाद एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड पर, तो 110,000 ओवर 5 ईयर्स के हिसाब से 22,000 की डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन 10,000 पे 10% के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट वुड बी 1,000। तो डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बन जाएगी। इसी तरह जो प्रोविजन के ऊपर हमने इंटरेस्ट लिया है 10% का, ये भी हमारा प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एसेट की और प्रोविजन की क्या वैल्यू है, तो दैट इज रिस्पेक्टिवली 88,000 एंड 11,000। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब हमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेना है। तो हमारा एसेट रिवैल्यू हुआ है 87,500 पे, तो
अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 87,500 का मतलब है कि एसेट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। कितने से डिक्लाइन हुई है? 500 से। ये 500 का लॉस, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो I-16 के मुताबिक ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो प्रॉफिट और लॉस में हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद प्रोविजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और लॉस जो है वो अब हमें नोट रखना है कि 500 का लॉस हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक और चेंज ये है कि प्रोविजन का एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है। ना सिर्फ ये कि कैश फ्लोस चेंज हो रहे हैं बल्कि रेट के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो प्रोविजन का जो इंक्रीज है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिवाइज्ड कैश फ्लो 19735, 11% का रेट, और अब 4 ईयर्स की लाइफ रह गई है तो 13,000 की प्रेजेंट वैल्यू आती है। ऑलरेडी हमारी प्रोविजन 11,000 पे रिकॉर्डेड है, विच मीन्स के जो इंक्रीज है वो 2,000 का होगा। तो 2,000 का जो प्रोविजन में इंक्रीज होगा, अब प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो आपका लॉस होता है, तो ये लॉस भी आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि अभी कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो बैलेंस है नहीं जिसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकें, तो ये प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी उसमें इन सारी एडजस्टमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन और इंक्रीज इन प्रोविजन के बाद, हमारा एसेट 87,500 का, प्रोविजन 13,000 की इंक्रीज होने के बाद, और जो प्रॉफिट और लॉस में हम टोटल लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं दैट इज़ 2,500। तो ये हमारी पोजीशन है। अब इससे हम नेक्स्ट ईयर चलते हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रोविजन कैलकुलेट हुई है वो 11% की बेसिस पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट ईयर का डाटा है जो कि से प्रीवियस से कंटिन्यू कर रहा है ईयर 2022 में, और वो ये है कि ऑन 31 दिसंबर 2022 प्लांट वाज रिवैल्यूड टू ₹67,000 and the estimate of dismantling cash outflows and relevant pre-tax discount rate was revised to ₹13,971 and 14% respectively। तो ये सब चेंजेस ईयर एंड पर आ रही हैं, इनका इम्पैक्ट हम ईयर एंड पर जाकर लेंगे, उससे पहले हम अपनी रूटीन कैलकुलेशन प्रोसेस करेंगे। तो हम अपना वही वर्किंग जो है कंटिन्यू करते हैं, और लास्ट टाइम हमारे पास जो फिगर्स थी लास्ट ईयर के एंड पर वो थी 87,500, 13,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और 2,500 का लॉस। तो अब हम इस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स रह गई है, उस बेसिस पर हमारी डेप्रिसिएशन 21875 जो प्रॉफिट और लॉस में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इंटरेस्ट जो अब कैलकुलेट होगा वो अगला स्टेप है, लेकिन याद रखना है कि जब भी आपने डेप्रिसिएशन अब लेनी है और आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, चाहे I-16 अप्लाई कर रहे हो या I-16 और 37 जैसे यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी डेप्रिसिएशन लें तो साथ ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डिक्रीज को भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है और लॉस की वजह से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो हम अब देखेंगे कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज का इम्पैक्ट कितना आएगा। तो लेट्स से कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज जो है हमारे पास वो 2,500 डिवाइड बाय 4 ईयर्स की बेस पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन डिक्रीज आएगा दैट इज 625। और इसके बाद अब हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे 11% पे जो लास्ट ईयर की वैल्यू थी। तो 13,000 का 11% जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1430, और ये 1430 भी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। सो एट दिस टाइम हमारे जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हैं वो होंगी 65,625, 14,430। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, और प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो डेप्रिसिएशन डिक्रीज के बाद अगर हम देखें तो लॉस का जो इम्पैक्ट है वो 1875 का रह गया। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को लेने। तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट में ये वैल्यू 67,000 की हमें गिवन है, तो 67,000 पर अगर एसेट को शो करते हैं तो अब हमारे पास गेन आ जाएगा 1375 का। ये गेन जो है ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में अभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में कुछ लॉस हमारा पड़ा हुआ है तो उसको रिवर्स करेंगे। 1375 का जब लॉस रिवर्स कर देंगे तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लॉस ज़्यादा है और अभी लॉस कुछ बच जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोविजन और लॉस जो है वो रिमेनिंग सिर्फ 500 का रह गया। अब एसेट की जो प्रोविजन है वो डिक्रीज हो रही है और उसका एस्टिमेट दिया हुआ है, तो उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो कैश फ्लोज, न्यू रेट, रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स रह गई है 9430, 5,000 का डिक्रीज है प्रोविजन के अंदर। तो प्रोविजन जब आप 5,000 से डिक्रीज करेंगे तो लाइबिलिटी कम होने का मतलब है इनकम या गेन। तो जो आपका 500 का लॉस है ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आपका जो गेन है वो तो 5,000 है। 500 से तो यहाँ पे आपने लॉस को रिवर्स कर दिया, बाकी 4,500 अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हम रिवर्स करेंगे या गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह से हमारे पास जो एसेट्स की वैल्यू है वो 67,000
और हमारी प्रोविजन डिक्रीज होकर 9430। अब हमारा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस है वो 4500 है, और प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो इम्पैक्ट है वो अब नील हो चुका है, क्योंकि जो उसमें लॉस आया था वो डेप्रिसिएशन डिक्रीज की वजह से और प्रोविजन की डिक्रीज की वजह से अब जो है रिवर्स हो चुका है। तो अब हमारी जो प्रोविजन है वो 14% की प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट हुई है, और इससे हम अगले स्टेप पे चलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं टू ईयर 2023, और ईयर 2023 में प्लांट रिवैल्यू हुआ है जी 40,000 पर, और एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कैश आउटफ्लोज जो है वो 5382 और 16% पर चला गया। तो इस बेसिस पर अब हम अगर अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास लास्ट ईयर की जो फिगर्स हैं वो हम ले लेते हैं। 67,000 का एसेट है, 9430 की प्रोविजन है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बेसिकली, अब अदर कंप्रिहेंसिव इनकम तो लास्ट ईयर खत्म हो गई, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में हमारा 4500 का बैलेंस है, और प्रॉफिट और लॉस में भी इफेक्ट नील है क्योंकि जो लॉस हुआ था वो रिवर्स हो चुका है। तो वंस अगेन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है, तो उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये हम प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे शो कर देंगे। अब जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो ये डेप्रिसिएशन क्योंकि ज़्यादा चार्ज हुई है, तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होने का मतलब ये है कि हमारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सेम वे में कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 4500 का है, रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है, तो उस बेसिस पर 1500 से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर हो जाएगी रिटेन अर्निंग में। अब ये जो हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद हम इंटरेस्ट लेंगे। 9430 की प्रोविजन है, और हम 14% के हिसाब से जो हमारा पहले रेट चल रहा था, क्योंकि ये जो रेट है ये ईयर एंड पर आया है 16%, जो प्रीवियस रेट चल रहा था 14% है, उसकी बेस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1320, और ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पर शो हो जाएगा। अब ईयर एंड की एडजस्टमेंट से पहले जो हमारी पोजीशन है उसमें हमारा एसेट शो हो रहा है 44,667 का, प्रोविजन 10,750 की, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम या बेसिकली रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 1500 से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होने के बाद सिर्फ 3000 रह गया, और प्रॉफिट और लॉस में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का अब हम इफेक्ट लेते हैं, और अब एसेट रिवैल्यू होना है 40,000 पे, तो एसेट जब रिवैल्यू होगा 40,000 पर, तो इट मीन्स कि इसमें लॉस रिकॉर्ड होगा 4667 का। 4667 का ये जो लॉस रिकॉर्ड होगा, तो ये पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करेंगे हम, और मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं 3000, क्योंकि उसका बैलेंस ही 3000 है। बाकी 1667 अब प्रॉफिट और लॉस में हमें लॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन के ये इफेक्ट आई 16 के मुताबिक लेके जो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं उनको हमने लिख लिया। अब प्रोविजन को हम देखते हैं कि प्रोविजन का जो एस्टिमेट है वो भी चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन, कैश फ्लो 5382, 16% का रेट, -2 का हमने जो है ना फैक्टर लिया पावर में, क्योंकि हमें 2 ईयर्स रिमेनिंग रह गए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ले ली, तो 4000 वैल्यू बनती है प्रोविजन की, जबकि पहले जो रिकॉर्ड होकर आ रही है वो 10750 आ रही है, तो 6750 से डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। अब ये डिक्रीज, प्रोविजन का डिक्रीज जो है वो गेन है। गेन का मतलब ये है कि पहले तो हम अपने लॉस को रिवर्स करेंगे, तो 1667 से हमने अपना लॉस रिवर्स कर लिया, और बाकी हमने जो गेन है वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, और वहाँ से ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड कर लिया। तो एट दिस पॉइंट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2023 पर हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो वो एसेट हमारा 40,000 पर जिस पर रिवैल्यू हुआ है उस पर शो होगा, हमारी प्रोविजन का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है 4000 का उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, और हमारे पास 5083 जो हैं वो अदर रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस आ रहा होगा, और प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट नील है क्योंकि जो लॉस राइज हुआ था दोबारा वो फिर ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल का इम्पैक्ट था। रिवैल्यूएशन मॉडल जब भी आप इफ्रिक 1 के मुताबिक करने लगे तो पहले आपको अपनी आई 16 की स्किल्स को भी जहन में रखना है। जब तक आप आई 16 पे प्रॉपरली ग्रिप नहीं करेंगे तो इफ्रिक 1 में जो रिवैल्यूएशन मॉडल है उसकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी टफ ही लगेगी। इसलिए आई 16 की स्किल्स को ज़रा रिफ्रेश कर लें अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड में कुछ कॉमन इश्यूज दिए हैं। कॉमन इश्यूज से मुराद है ये ऐसे इश्यूज हैं जो कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें मेंशन है वो है कि अगर एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होने के बाद कोई लाइबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रही हों, जैसे बाज़-औक़ात ये होता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ एंड हो गई, डिसमेंटलिंग थोड़ा सा डिले है कि 1 साल बाद 2 साल बाद कर रहे होंगे, तो जो एडजस्टेड डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट होगी वो तो आप डेप्रिशिएट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये तो रिवैल्यूएशन के बाद वाले इम्पैक्ट्स आ गए। तो एक मरतबा एसेट जो है
वो अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पर पहुंच जाता है तो मजीद चेंजेस तो उसके अंदर नहीं हो सकती। तो फिर लाइबिलिटी में जितनी भी चेंजेस होंगी, वंस एसेट की लाइफ एंड हो गई है तो फिर एसेट के अंदर इफेक्ट नहीं जाएगा, जो भी चेंजेस होंगी वो सारे के सारा उसका गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। फिर ना आपने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इफेक्ट लेकर जाना है, और ना फिर आपने जो है एसेट की कॉस्ट में लेकर जाना है। ये जो है ये कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों पर अप्लाई होता है। कॉस्ट मॉडल में हम एसेट की कॉस्ट को एडजस्ट कर रहे होते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक मरतबा एसेट की लाइफ एंड हो जाए तो फिर आपने ये नहीं करना, फिर आपने सारा इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। जो हम एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे होते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी अपनी इन एग्जांपल्स के अंदर कवर कर लिया इस पॉइंट को, कि पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होती है। उसे फाइनेंस कॉस्ट का नाम दे दें या इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम दे दें, ये दोनों अलाउड हैं। और IS-23 बोरिंग कॉस्ट है, जिसके अंदर बाज़ हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन जो इफ्रिक 1 के अंडर ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट से आपकी फाइनेंस कॉस्ट आती है, इसको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन अंडर IS-23 इज़ नॉट परमिटेड, तो वो अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोविजन से रिलेटेड इंटरेस्ट है ये आपका किसी स्पेसिफिक बोरिंग या जनरल बोरिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है जिसे हम कैपिटलाइज करें। ना ये क्वालिफाइंग एसेट की डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा होता है, ये तो एक डी कमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी से रिलेटेड इशू है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम इफ्रिक 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डी कमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है वॉयलेट पावर लिमिटेड, और इसमें कॉस्ट मॉडल को रिफ्लेक्ट किया जाएगा और 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इफ्रिक 1 में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन हमने डील करने होते हैं, कॉस्ट मॉडल वाले और एक रिवैल्यूएशन मॉडल वाले। तो कॉस्ट मॉडल वाले क्वेश्चन को भी अगर हम डील करते हैं तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Violet Power Limited is running a coal-based power project in Pakistan. The company has built its plant in an area which contains large reserves of coal. The company has signed a 20 years agreement for sale of power to the government. The period of the agreement covers a significant portion of the useful life of the plant. The company is liable to restore the site by dismantling and removing the plant and associated facilities on the expiry of the agreement. तो रिस्टोर करने की लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है और एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट पर करती है, यानी 20 ईयर्स के बाद। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। द प्लांट कमेंस्ड इट्स प्रोडक्शन ऑन जुलाई 1, 2015। और हम जिस जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो कैरिंग वैल्यू की करनी है, प्लांट की भी और डी कमीशनिंग लाइबिलिटी की भी, जून 30, 2016 का। तो ये ईयर का स्टार्ट है और ईयर के स्टार्ट से हमने ईयर के एंड तक कैलकुलेशंस को लेकर जाना है। तो प्लांट जो है वो जुलाई 1, 2015 को ऑपरेशनल हो रहा है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेजर द रिलेटेड एसेट यूजिंग द कॉस्ट मॉडल। Initial cost of plant was rupees 6570 million, including erection, installation and borrowing cost, but does not include any decommissioning cost. तो decommissioning cost भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। Residual value of the plant is estimated at rupees 320 million। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। तो हम जो प्लांट की फाइनल कॉस्ट आएगी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके फिर उसे ओवर यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करेंगे। Initial estimate of the amount required for dismantling of plant at the time of installation of plant was 780 million, यानी जुलाई 1 को 780 मिलियन का एस्टिमेट था। However, such estimate was reviewed as of June 30, 2016 and was revised to 1021 million, और ईयर एंड पर वो रिवाइज हो रहा है। तो कैश फ्लो की अमाउंट हमारी चेंज हो रही है। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट वाज 8% per annum when initial estimate of decommissioning costs were made. However, at the end of the year, such rate has dropped to 6% per annum. तो ईयर एंड पर जाकर हमारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है सिंपली, और उस एस्टिमेट में कैश फ्लोज भी चेंज हो रहे हैं और रेट भी चेंज हो रहा है। तो हमें जो जिन दो बातों का ख्याल रखना है मेनली, वो ये कि हमारा 780 से जो कैश फ्लो है वो 1021 हो जाएगा, और रेट जो है वो 8% से 6% हो जाएगा। सो ये दो चेंजेस हैं जिनको हमने ईयर एंड पे इनकॉर्पोरेट करना होगा। इसकी अगर हमें जो है सिर्फ क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, तो बेसिकली हमारा जो वे होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले हमें इनिशियल अमाउंट कैलकुलेट करनी चाहिए।
उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लेना चाहिए प्रोविजन के ऊपर, और उसके बाद जो है हमें चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट, यानी ये जो दो इम्पैक्ट्स हमें दिए हैं इसको कवर करना चाहिए। तो बेसिकली हम अपना काम 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो प्लांट की इनिशियल कॉस्ट है 1 जुलाई 2015 को, वो हमें गिवन है, दैट इज 6570 मिलियन। इसके बाद हमें प्रोविजन को अगर कैलकुलेट करना है तो इनिशियल प्रोविजन जो 1 जुलाई 2015 को है उसका एस्टिमेट है 780, और उस टाइम जो रेट है वो 8% का है, और 20 ईयर्स की बेस पर हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। तो कैश फ्लो 780, 8% इंटरेस्ट रेट एंड 20 ईयर्स जो है टाइम है जिसके बाद हमने इस ऑब्लिगेशन को सेटल करना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास आती है 167। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेबिट करके हम ऐड कर देंगे और प्रोविजन में क्रेडिट करके ऐड कर देंगे। तो ये एसेट में भी इसका इफेक्ट आएगा और लाइबिलिटी के अंदर भी इफेक्ट आएगा। अब अगर हम यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट निकालते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, तो दैट इज 6737, और प्रोविजन जो है वो 167 की ही है। नाउ एट दिस पॉइंट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ईयर एंड पर। ईयर एंड पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू लेस करके, 320 की रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेस करके 20 ईयर से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बताया हुआ है। तो 321 की डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी। इसी तरीके से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जो कि प्रोविजन के 167 पर कैलकुलेट होना चाहिए, तो 167 का 8%, एक तो ये आसान तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप दोबारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, लेकिन अब 19 ईयर्स को बेस बनाएं। पहले आपने 20 ईयर्स को बेस बनाया था, अब 19 ईयर्स को बेस बनाएं, और दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इज बेसिकली चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमारे पास 167 का 8% या चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 13। यहां पर अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6416 और प्रोविजन की वैल्यू आ जाती है 180। नाउ एट दिस पॉइंट ईयर एंड पर हमारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है प्रोविजन का, और प्रोविजन का जो एस्टिमेट चेंज हो रहा है उसमें प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। तो रिवाइज्ड वैल्यू प्रोविजन की है 1021, और रेट 8% की बजाय अब हो गया 6%। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। तो अब हमारे पास जो प्रोविजन की वैल्यू बनती है वो 337 बनती है। ऑलरेडी जो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है वो 180 की है। इसका मतलब है कि 157 से इंक्रीज रिकॉर्ड होना चाहिए। इफ्रिक 1 के मुताबिक जब प्रोविजन का एस्टिमेट चेंज होता है और प्रोविजन इंक्रीज होती है, तो प्रोविजन इंक्रीज एक लाइबिलिटी है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट हमें करना होगा एसेट को, यानी इसका जो सेकंड इंपैक्ट है वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा। सो प्रोविजन को भी बढ़ा देंगे और एसेट को भी बढ़ा देंगे। तो सिंपली हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड प्रोविजन ईयर एंड पर कैलकुलेट हो जाएंगी। सिंपली एग्रीगेट कर लें और ये अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफ्रिक 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ग्लैडिएटर लिमिटेड, जिसमें हम रिवैल्यूएशन मॉडल को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो Fraz is a chartered accountant and employed as finance manager of Gladiator Limited. He has recently returned after a long medical leave and has been provided with draft financial statement of GL for the year ended 30th June 2017. Following figures are reflected in the draft financial statement, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज की फिगर दी हुई है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, यानी यही तीन फिगर्स जो क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स इफ एनी, यानी हमें इसी ईयर एंड की कैलकुलेशन करनी है जिसकी गिवन है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जो एडजस्टमेंट्स हम करेंगे उनका इफेक्ट डालकर हमने फाइनल फिगर बतानी है। तो जो फिगर्स ड्राफ्ट गिवन है वो तो हमारे पास हैं, लेकिन फर्दर क्या बताया हुआ है कि एज एट 30 जून 2017, यानी ईयर एंड पे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 30 मिलियन टू 40 मिलियन। तो एक तो हमारा ये एस्टिमेट चेंज हो रहा है। Further, fair value of plant on that date was assessed at 112 million.
नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो हमें नेट नहीं, हमें तो ग्रॉस चाहिए होती है, क्योंकि जो एसेट है वो इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट किया जाता है। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। तो बेसिकली हमने यही दो एडजस्टमेंट करनी है, एक हमने लाइबिलिटी के चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है, दूसरा हमने रिवैल्यूएशन के चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो इसका मतलब है कि 2 years पहले लिया गया था, और इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है दैट इज 3 years ऑन दिस डेट 2017 के हिसाब में। The carrying value of plant and related revaluation surplus included in the financial statements are 135.4 million। तो जो प्लांट की वैल्यू है वो 135.4 मिलियन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी हमें करने की जरूरत नहीं है, एंड ₹3.15 मिलियन आफ्टर ट्रांसफरिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड रिस्पेक्टिवली। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हुई हुई है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस हमारे पास है वो 3.15 मिलियन है। अब जो इसमें एक डाटा मिसिंग है वो ये है कि एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट चाहिए होता है आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वो आंसर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज़ 8%। तो हम 8% को एज्यूम करके चलेंगे कि दैट इज़ अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जिस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो डाटा हमें गिवन है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तो हम इन 3 वैल्यूज़ को एज इट इज़ ले लेंगे। उसके बाद ये हमारी कैरिंग वैल्यू है बिफोर एडजस्टमेंट, और ये हमारी रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट है बिफोर एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद हमने 2 एडजस्टमेंट्स करनी है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक प्रोविजन के एस्टिमेट चेंज होने की और दूसरा एसेट की रिवैल्यूएशन होने की। इनको किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है, तो लेकिन अगर आप पहले रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना ये वाला आसान हो जाता है। सो हम पहले 1 2 3 4 5 इन इन्फॉर्मेशन को नोट करेंगे और फिर अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो ये डाटा हम ध्यान में रखेंगे कि 30 मिलियन से 40 मिलियन का एस्टिमेट का चेंज हुआ है, और अब जो फेयर वैल्यू है वो नेट 112 दी हुई है, लेकिन इसे हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि नेट एसेट, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ की फिगर रिवाइज बतानी है, लेकिन रिवाइज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें चाहिए कि एज पर क्वेश्चन जो फिगर्स हैं वो हम जो क्वेश्चन में बताएंगे वो एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट्स देखने के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रोविजन, प्रॉफिट और लॉस में क्या इम्पैक्ट जाएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर क्या इफेक्ट जाएगा उसको देखेंगे। और इसमें से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 135.4 एंड 3.15। तो ये जो फिगर्स गिवन है इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। प्रोविजन की फिगर हमें ग्रॉस में तो बताई हुई है कि पहले एस्टिमेट 30 मिलियन का था, लेकिन इस वक्त उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्योंकि ओवरऑल लाइफ तो 5 years थी लेकिन रिमेनिंग लाइफ 3 years है। तो एस्टिमेट के चेंज होने से पहले जो प्रोविजन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 मिलियन का एस्टिमेट है, 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर 23.81। इसको एक लॉन्गर वे भी है सॉल्व करने का, लेकिन शायद वो समझ में आ जाए अगर आप अल्टरनेटिवली करना चाहें कि पहले आप 30 मिलियन की 5 years की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू लें, फिर उसमें 2 years का इंटरेस्ट ऐड कर लें, तो तब भी आपके पास ये 23.81 आ जाएगा। तो शॉर्टली आप डायरेक्ट 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं तो तब भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है। तो ये हम प्रोविजन का जो बैलेंस है ये भी अपने पास मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि प्रोविजन का एस्टिमेट में चेंज क्या आ रहा है। सो प्रोविजन जो है वो आफ्टर द चेंज इज 31.75 मिलियन, क्योंकि जो अमाउंट है वो 40 मिलियन हो गई है, बाकी रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं आया, तो 31.75। और 31.75 को हम फिर प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे लिख लेते हैं, इससे हमारे पास एडजस्टमेंट भी कैलकुलेट हो जाती है। बट एट द सेम टाइम हमारे एसेट की फेयर वैल्यू क्या होगी, तो नेट हमें 112 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन 31.75 ऐड करते हैं तो ग्रॉस हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाती है जिस पर हमें अपने एसेट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमारा एसेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए 143.75 पर। तो 143.75 पर जब इस एसेट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके बाद हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर रिवैल्यूएशन इफेक्ट को लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट में 8.35 एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा, और एसेट की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें नजर आ रहा है कि जो प्रोविजन है उसका एस्टिमेट भी ऑब्वियसली चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोविजन के अंदर जो इंक्रीज है दैट इज 7.94।
7.94 अब कहाँ जाएगा? अब प्रोविजन जब इंक्रीज होती है तो प्रोविजन होती है क्रेडिट। अब डेबिट होगा प्रॉफिट और लॉस या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद है और काफ़ी सारा मौजूद है, तो उसमें से हम इस प्रोविजन के इम्पैक्ट को माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का फाइनल बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 3.56। प्रॉफिट और लॉस के अंदर नेट इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ा, तो फॉर दैट रीजन हमारी नेट प्रॉफिट की फिगर के अंदर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, और प्रोविजन इंक्रीज हो रही है तो टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो इन इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। 8.35 का पहला इफेक्ट है, तो ये इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये हम ऐड कर देंगे। इसी तरह प्रोविजन के अंदर भी इंक्रीज है 7.94 का, तो ये भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। और अब हम सिंपली फाइनली अपना टोटल करेंगे तो हमारे पास रिवाइज्ड अमाउंट्स आ जाएंगी, और ये हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।